ओ, अच्छा, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम जो मैंने बताया था वो मैंने डिफ की प्रैक्टिस मैंने करवाई थी, डिफ की क्लास मैंने ली थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि डिफ किस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। और आज मैं आप लोगों को डिफ के आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा सीएसएस के बारे में बताऊंगा कि सीएसएस किस तरीके से आप लिखते हैं और इसका कितना आपके कोड के अंदर क्या यूज होता है। ठीक है, अच्छा, सीएसएस लिखने के लिए सबसे पहले तो आप ये ध्यान में रखें कि सीएसएस लिखने के तीन तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, एक तरीका ये होता है कि हम किसी भी टैग के ऊपर, जैसे कि ये मेरा एक टैग आ रहा है, ठीक है, H1 जो कि मैंने अभी बनाया था। अच्छा, सीएसएस लिखने के लिए तीन तरीके होते हैं हमारे पास। एक होती है हमारे पास इनलाइन सीएसएस। ठीक है, इनलाइन सीएसएस क्या होती है कि आप इसी टैग के ऊपर आप यहाँ पे स्टाइल डिफाइन कर दें इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारी इनलाइन सीएसएस होती है। ठीक है, इसके अंदर आप डिफाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कलर ऑरेंज। ठीक है, एक तो ये तरीका होता है आपका सीएसएस लिखने का। अच्छा, सीएसएस हम क्यों लिखते हैं? सीएसएस हम लिखते हैं अपने कोड को स्टाइल करने के लिए हम सीएसएस लिखते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने H1 के ऊपर मैंने कलर अप्लाई किया ऑरेंज इस तरीके से, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपका H1 है इसके ऊपर आपका कलर आ जाएगा ऑरेंज। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा मैंने जूम इन किया इसको ताकि क्लियरली नजर आ जाए। ये आपके पास ऑरेंज कलर वहां पे अपडेट हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक हमारे पास होती है ये की, और एक हमारे पास होती है वैल्यू, कि जो आप यहाँ पे की डिफाइन करेंगे उसकी वैल्यू आपको क्या रखनी है। ठीक है, अब की मैंने डिफाइन करी अपनी कलर, कलर मुझे क्या रखना है? ऑरेंज। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरीके से अच्छा, ये हमारी एक टाइप हो गई सीएसएस डिफाइन करने की। अच्छा, एक दूसरा तरीका ये होता है सीएसएस डिफाइन करने का कि आप यहाँ पे स्टाइल लगाने के बजाय आप क्लास के थ्रू सीएसएस डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और टैग बनाता हूँ, क्लास हेडिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये एक और हेडिंग बनाई अपनी इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, ये हेडिंग बनाने के बाद अब मुझे इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है, लेकिन अच्छा, मुझे इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है, लेकिन वो मैं कैसे अप्लाई करूँगा? सीएसएस अप्लाई करने का दूसरा तरीका मेरे पास होता है कि मैं अपने सिलेक्टर के थ्रू सीएसएस अप्लाई करूँ। ठीक है, एक तो होता है कि मैं इनलाइन सीएसएस अप्लाई करी मैंने, और एक होता है मेरा कि मैं सिलेक्टर के थ्रू सीएसएस अप्लाई करूँ। सिलेक्टर मेरे क्या होते हैं? सिलेक्टर मेरे दो किस्म के होते हैं, एक होती है मेरी क्लास और एक होती है मेरी आईडी। ये मैंने आपको स्टार्ट की क्लास में मैंने बताया था। अच्छा, एक सिलेक्टर हमारा होता है क्लास, ठीक है, और एक सिलेक्टर हमारी होती है आईडी। ठीक है, अच्छा, अभी फिलहाल हम सिर्फ क्लास को देखते हैं, आईडी को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आईडी को अभी मैं फिलहाल सिर्फ यहाँ पे लिख के मतलब इसको मैं रिमूव नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इसको। अच्छा, क्लास के अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर आप अपना कोई भी क्लास का नाम डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी सेकंड हेडिंग है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्लास डिफाइन कर देता हूँ heading 2। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऊपर मैं सीएसएस कैसे अप्लाई करूंगा? इसके ऊपर सीएसएस अप्लाई करने के लिए फर्स्ट टाइप हमने देखी जिसके अंदर हमने इनलाइन सीएसएस अप्लाई करी। सेकंड टाइप के अंदर हम सिलेक्टर के थ्रू सीएसएस अप्लाई करेंगे। अच्छा, सिलेक्टर के थ्रू सीएसएस अप्लाई करने का क्या फायदा है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ कि इसका क्या फायदा है। ठीक है, अच्छा, अब सिलेक्टर के थ्रू सीएसएस अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक टैग होता है हेड के अंदर, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल के अंदर जब आप कोई भी क्लास यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो क्लास को आप डॉट के साथ डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, डॉट आप लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद जो भी आपने क्लास का नाम यहाँ पे दिया है वो क्लास का नाम आप यहाँ पे लिखेंगे heading 2। ठीक है, यहाँ पे मेरी heading 2 क्लास का नाम है। अच्छा, heading 2 लिखने के बाद आपको यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और क्लोज करना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो इसका मतलब है कि आप इस क्लास के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कलर मैंने अप्लाई किया है ये कलर जैसे कि सीएसएस की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसी तरह से मैं यहाँ पे कलर अप्लाई कर देता हूँ, ऑरेंज के बजाय रेड में अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टीज आपकी सेम रहती हैं क्योंकि ये दोनों सीएसएस का पार्ट है। ठीक है, लेकिन फर्क ये है कि इसके अंदर हमने इनलाइन सीएसएस अप्लाई करी मतलब इसी टैग के ऊपर, और इसके अंदर हमने सिलेक्टर के थ्रू सीएसएस अप्लाई करी जो कि मेरा क्लास है। ठीक है,
क्लास का नाम मेरा क्या है, हेडिंग टू। यहाँ पे मैंने स्टाइल के अंदर डिफाइन किया हेडिंग टू, इसके अंदर मैंने अप्लाई कर दिया कलर रेड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सिलेक्टर के थ्रू भी मेरी सीएसएस अप्लाई हो गई है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास और भी आपके पास स्टाइल होते हैं कि आप और भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एक ही सिलेक्टर के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कलर टू अप्लाई किया है, मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज अप्लाई कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि मैंने इसका फॉन्ट साइज में यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, इसके अंदर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है कि इसका ये जो फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉन्ट आपने लिखा है तो आप यहाँ से अगर डैश हटा देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। इस तरीके से ये अब काम नहीं करेगा क्योंकि आपने इसको गलत लिखा है अपने आप, ठीक है। अच्छा, इसको सही से लिखने के लिए आपको यहाँ पे फॉन्ट डैश साइज करके ही आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, फिर इसके ऊपर आप और भी काफ़ी सारे स्टाइल्स होते हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल रेड, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे इसके ऊपर बॉर्डर आ गया है। तो इसकी आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप इसको बनाना शुरू करेंगे अपनी वेबसाइट्स को, तो उसके बाद फिर ये आपके पास आपको इसके जो टैग्स हैं, जो की वैल्यूज हैं, वो आपको याद होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके चेंज होते रहते हैं, बाकी ये आपकी सेम रहती हैं। ये आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं इन इन वैल्यूज को, ठीक है। इसके अंदर और भी काफी सारे स्टाइल होते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर इस बैकग्राउंड का स्टाइल होता है, फिर इसके अलावा बैकग्राउंड कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड के अंदर इमेज होती है, फिर उसका बैकग्राउंड को हमें रिपीट करना है या नहीं करना, इस तरह के काफी सारे इसके अंदर स्टाइल होते हैं। वो हम टाइम टाइम बाय टाइम हम उसको देखते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये जैसे हमने एक इनलाइन सीएसएस अप्लाई किया करी, और एक हमने ये क्लास बेस्ड सिलेक्टर बेस्ड सीएसएस अप्लाई करी जो कि क्लास बेस्ड है, ठीक है। अच्छा, क्लास की जो क्लास सिलेक्टर जो होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे डॉट लगाते हैं, ठीक है। और अगर हम आईडी को डिफाइन करेंगे तो आईडी के लिए हम डॉट के बजाय हैश लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हेडिंग टू लिख देता हूँ आईडी के अंदर, और यहाँ पे इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी हेडिंग टू, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्लास के ऊपर सीएसएस जो लगाते हैं वो डॉट के साथ लगाते हैं, और आईडी के ऊपर जो सीएसएस हम लगाते हैं वो हैश के साथ लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अब मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज इसका दिया है 40, ठीक है। अब फॉन्ट साइज 40 के बजाय मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट साइज 60 पिक्सल, ठीक है, या 80 कर देता हूँ इसको। अच्छा, अब आप ये नोटिस करें कि यहाँ पे भी हेडिंग टू क्लास है, और यहाँ पे हेडिंग टू क्लास है, और यहाँ पे हेडिंग टू आईडी है, ठीक है। अच्छा, अब ये सेम स्टाइल हेडिंग टू भी इसके ऊपर अप्लाई होगा, और ये वाला हेडिंग टू भी इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। ये क्लास भी अप्लाई हो रही है और ये आईडी भी अप्लाई हो रही है। अच्छा, अब आप ये नोटिस करें कि इसके अंदर फॉन्ट साइज हमने 40 दिया है, और इसके अंदर फॉन्ट साइज हमने 80 दिया है। तो इसके अंदर ये जो प्रेफरेंस देता है वो प्रेफरेंस ये देता है आईडी को, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर हमने फॉन्ट साइज 40 पिक्सल हमने दिया, और इसके अंदर फॉन्ट साइज 80 पिक्सल हमने दिया। तो ये किसकी सीएसएस अप्लाई पहले करेगा, ये स्टाइल अप्लाई करेगा आईडी का, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये फॉन्ट साइज हमने 80 पिक्सल हमने यहाँ पे दिया है, और इसने यही अप्लाई किया है। अगर हम इसको ऊपर भी रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ ऊपर रख देते हैं इसको, तो ऊपर रखने के बाद भी ये यही वाला अप्लाई करेगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये आईडी के ऊपर जो स्टाइल्स आपके अप्लाई हो रहे होते हैं उनको ये पहले तरजीह देता है, बाद में क्लास को तरजीह देता है, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्लास क्यों जरूरी होती है और आईडी क्यों जरूरी होती है, और क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अच्छा, क्लास बेस्ड सीएसएस के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। वो बेनिफिट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ये हेडिंग टू जो है, ये सेम स्टाइल आपके पास पूरी वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल जगहों पे आपने यूज किया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये इनलाइन सीएसएस बार बार अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपल क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल हेडिंग टू की क्लास बना के आप सबके ऊपर सिर्फ ये क्लास डिफाइन करके सेम स्टाइल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हेडिंग टू मेरा आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे हेडिंग टू काफी सारे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इन सब के ऊपर स्टाइल इसके चेंज करने हैं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं सिंपली इस हेडिंग टू की जो क्लास है मेरी, उस क्लास के ऊपर मैं जाके यहाँ पे इसका स्टाइल चेंज कर दूंगा, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रेड के बजाय मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे सबका बॉर्डर जो है वो ब्लू हो गया है। मैं इसके साथ साथ इसका कलर भी ब्लू कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये अच्छा, अगर मुझे इसके ऊपर ये अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरा हेडिंग टू स्टाइल बेस जो मेरा आ रहा है, अगर इस यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी हेडिंग्स हैं और अगर इनके ऊपर मुझे अप्लाई करना है, तो इनके इनके ऊपर अप्लाई करने के लिए मुझे इन सब के ऊपर कलर्स इसके चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, सबके ऊपर मैं चेंज करूंगा तभी अप्लाई होगा। तो क्लास बेस काम करने का फायदा ये होता है कि आपको पूरी वेबसाइट के ऊपर ओवरऑल जितनी भी आपकी सीएसएस लिखी है उसको आप एक क्लास के थ्रू मेंटेन कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर पेज के ऊपर हर स्टाइल के ऊपर अलग अलग इनलाइन स्टाइल आप लगाएं। तो उससे बेहतर ये होता है कि आप एक क्लास डिफाइन करें और उस क्लास के ऊपर आप इस तरह की सीएसएस को आप अप्लाई कर दें, तो आपकी पूरी ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर वो सीएसएस आपकी अप्लाई होती है। ठीक है। अच्छा, क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या होता है? क्लास और आईडी में डिफरेंस ये होता है कि जब आप क्लास अप्लाई करते हैं तो क्लास आपकी सेम नाम से मल्टीपल हो सकती हैं, लेकिन आईडी जो आप अप्लाई करते हैं आईडी आपकी यूनिक होती है। ठीक है, एक पेज के ऊपर सेम नाम की दो आईडीज नहीं हो सकती, आईडी आपकी हमेशा यूनिक होती है। ठीक है, तो अगर आप एक नाम से अगर आप एक ही आईडी को एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे तो ये आपको एरर देना शुरू कर देता है कि वो आईडी आपकी मतलब जब आप इसकी प्रोडक्शन वगैरह के ऊपर जाते हैं तो उसके अंदर ये आपको एरर देना शुरू कर देता है कि आप आईडी जो है मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेहतर ये होता है, जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपकी जो आईडीज हैं वो आईडीज को आप यूनिक यूज करें, आईडी आप डुप्लीकेट नहीं करें, क्योंकि यही आपका मेन बेनिफिट होता है कि हेडिंग क्लास और आईडी के अंदर। ठीक है, तो आईडी अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आईडी आप यूनिक यूज करें, या फिर आईडी आप यूज ना ही करें, यूज नहीं करें। ठीक है, आईडी वैसे जो हम यूज करते हैं वो जो हमारी मेन जो हमारी सीएसएस होती है जिसके अंदर हम अपनी फॉर एग्जांपल एक हेडर है हमारा, तो वो हेडर के अंदर हम एक आईडी हेडर यूज कर देते हैं, फिर उसके बाद हम अंदर यूज नहीं करते, मतलब ऐसी चीजों पे हम यूज करते हैं जो कि एक पेज के ऊपर हमारी एक यूनिक आइटम है। ठीक है, जैसे हेडिंग्स है वो हमारी मल्टीपल हो सकती हैं। ठीक है, तो हेडिंग्स के ऊपर हम यूज नहीं कर सकते। इसी तरीके से लोगो अगर आप देखें तो वो लोगो हमारा एक पेज के ऊपर एक ही हो सकता है, तो उसके ऊपर हम आईडी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे facebook.com के ऊपर अगर आप जाएं, या फिर अगर आप यहाँ पे illus.com के ऊपर जाएं, ठीक है, तो इसके अंदर आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको कुछ डुप्लीकेट्स भी नजर आएंगे और कुछ कॉमन भी नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो यहाँ पे जो हमारा मेन हेडर आ रहा है, ये हेडर आपका एक यूनिक हेडर है। ठीक है, इसके अंदर और कोई दूसरा हेडर आपको नहीं मिलेगा इस पूरे पेज के ऊपर। ठीक है, वो एक आपको यूनिक हेडर मिलेगा। तो इस हेडर को स्टाइल करने के लिए आप यहाँ पे इसकी आईडी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ये जो लोगो आपका आ रहा है, ये लोगो आपको एक पेज पर एक ही मिलेगा जो कि इस तरीके से लोगो आपने लगाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर आप अपनी आईडी डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्टाइल ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपकी हेडिंग स्टाइल है या फिर ये आपका पैराग्राफ स्टाइल है। ठीक है, इसी तरीके से ये आपकी हेडिंग आ रही है, ये आपकी हेडिंग आ रही है। तो ये जो हेडिंग्स और जो इस तरह के जो कॉमन स्टाइल है जो कि एक पेज एक दफ़ा से ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं आपके पेज के ऊपर, तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आप उसके अंदर आईडी के बजाय क्लास यूज़ करें, तो क्लास आपकी मल्टीपल टाइम्स यूज़ हो सकती है। यही सेम एग्जांपल आपके वो मैं फेसबुक के साथ भी दूंगा कि फेसबुक के अंदर भी आपका एक हेडर आ रहा है, आपका एक लोगो आ रहा है, एक साइड बार आपके पास आ रही है, एक राइट साइड बार आ रही है, फिर उसके बाद एक आपका ये मेन्यू आ रहा है। तो इन ऐसी चीज़ों को आप स्टाइल करने के लिए आईडी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि आपके पास डुप्लीकेट हो सकती हैं एक पेज के अंदर, तो उसके ऊपर आप आईडी अप्लाई नहीं करें, उसके ऊपर आप क्लास ही अप्लाई करें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको मैनेज करने में आसानी होती है। अच्छा, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे अभी दो दो तरह की टाइप्स हमने देखी सीएसएस की। एक हमने हमने देखी इनलाइन स्टाइल और एक हमने देखी सिलेक्टर बेस। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक थर्ड स्टाइल होती है सीएसएस की जो कि हमारे बहुत ज़्यादा यूज में आती है जब आप रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं तो। ठीक है, अच्छा, वो थर्ड स्टाइल हमारे पास क्या होती है कि आप सीएसएस को थर्ड टाइप हमारे पास क्या होती है कि आप सीएसएस को एक दूसरी फाइल के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी फाइल का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मेरे पास क्लास 5.html जो मेरे पास आ रही है, सॉरी, यहाँ पे मैं क्लास 6 को मैं ओपन कर लेता हूँ, अभी क्लास 5 ओपन हुई हुई है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो मेरे पास क्लास 6.html आ रही है, अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल यहाँ पे मैं बना दूँ,
इसी तरीके की, और मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास 6 inner.html। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी यही वाली सीएसएस में ओपन कर लेता हूँ एक न्यू टैब के अंदर, क्लास 6 inner.html। ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे नोटिस करें कि अब यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप कोई ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसके ऊपर 15, 20, 50, 60 पेजेस हैं। ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट के लिए आप को सीएसएस मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी अगर आप इस तरीके से सीएसएस को मेंटेन करते हैं तो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 20 पेजेस की वेबसाइट है, और 20 पेजेस की वेबसाइट में आप हर पेज के ऊपर सेम स्टाइल ऑफ हेडिंग आप यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम हेडिंग का स्टाइल आप यूज़ करते हैं 20 पेजेस के ऊपर, तो आपको यही सेम स्टाइल आपको हर 20 पेजेस के ऊपर कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कोई चेंज आपको करना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई फॉन्ट साइज में चेंज करना पड़ता है या फिर कलर में चेंज करना पड़ता है, तो आपको वो सारे 20 पेजेस के ऊपर आपको वो चेंज अप्लाई करना होगा। ठीक है। अच्छा, तो इसका तरीका, इसको रिजॉल्व करने के लिए इसका तरीका ये होता है कि आप ये जो स्टाइल्स आपके आ रहे हैं, इन स्टाइल्स को आप एक सीएसएस की एक फाइल के अंदर आप सेव कर दें। ठीक है, और उस फाइल को आप अपने जितने भी आपकी वेबसाइट के पेजेस हैं उन सब के ऊपर उस फाइल को आप लिंक कर दें। ठीक है, तो उससे क्या फ़ायदा आपको होता है, उससे फ़ायदा आपको ये होता है कि आप सिर्फ उस फाइल के अंदर आप चेंज करेंगे और पूरी ओवरऑल वेबसाइट के ऊपर आपका वो चेंज अप्लाई हो जाएगा क्विकली। ठीक है। अच्छा, इसको कैसे करते हैं? इसको करने के लिए सिंपल तरीका इसका ये है कि ये जो स्टाइल आपका आ रहा है, ठीक है, इस स्टाइल को आप सबसे पहले तो यहाँ से आप रिमूव कर दें। ठीक है। अच्छा, सॉरी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्टेप्स में चेंज कर देता हूँ। अच्छा, ये जो स्टाइल्स आपके आ रहे हैं, इन स्टाइल्स को आप यहीं पे रहने दें। इनको मैं न्यू फाइल में यहाँ पे एक बनाता हूँ। न्यू फाइल की जो मुझे एक्सटेंशन रखनी है वो मुझे रखनी है .css। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले फाइल का नाम दूंगा। फाइल का नाम मेरा है फॉर एग्जांपल styles.css। यहाँ पे नाम आपका कुछ भी हो सकता है, स्टाइल्स के बजाय आप कोई और नाम भी रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन आखिर में .css होना ज़रूरी है, और विदाउट .css ये काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हम ये जो स्टाइल्स हम लिख रहे हैं ये हमारे CSS के स्टाइल हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली ये जो मेरी क्लासेस हैं, इन क्लासेस को मैं सिंपली यहाँ से उठा के मैं लेके चला जाता हूँ अपनी style.css के अंदर, यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब ये वाले जो स्टाइल्स हैं मेरे मेरे ये स्टाइल्स मैंने लिंक कर दिए हैं, सॉरी, ये स्टाइल्स मैंने कॉपी कर दिए हैं अपने style.css के अंदर, जिसके अंदर मेरी एक आईडी है और एक मेरी क्लास है। अच्छा, अब इस CSS की क्लास को मुझे लिंक करना है अपनी इन दोनों फाइल से, class6.html से और class6 inner.html से। ठीक है, इसको लिंक करने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक टैग होता है, टैग मेरे पास होता है लिंक। ठीक है, लिंक के बाद मेरे पास एक होता है href। href के अंदर मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होता है अपनी CSS की फाइल का पाथ। अच्छा, मेरी CSS की फाइल जो है मेरी इसी फोल्डर के अंदर रखी हुई है, तो मेरा पाथ क्या होगा, styles.css। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको बता दूंगा रेल। ठीक है, रेलिवेंट क्या है इसका, स्टाइल शीट, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको मैं हेडिंग 2 यहाँ पे मैंने अप्लाई की हुई है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद भी आप देखेंगे कि ये स्टाइल इसका रिमूव नहीं हुआ जो कि हमने हेडिंग 2 पे डिफाइन किया हुआ है। ये क्यों रिमूव नहीं हुआ, ये इसलिए रिमूव नहीं हुआ क्योंकि ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और अब मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ये देखेंगे कि क्लास हेडिंग जो है ये मेरी यहाँ पे रिमूव हो गई। ये क्यों रिमूव नहीं हुई, ये इसलिए रिमूव नहीं हुई क्योंकि स्टाइल हम इसका स्टाइल हमने इनलाइन रखा हुआ है, इस वजह से ये रिमूव नहीं हुई। ठीक है, अगर इसका भी मैं स्टाइल क्लास डिफाइन करके मैं इसको इस तरीके से कर देता हूँ हेडिंग 1 हेडिंग 2, और यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ हेडिंग 1 हेडिंग 1। ठीक है, और हेडिंग 2, इन दोनों को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। हेडिंग 1 का जो मुझे स्टाइल रखना है वो रखना है मुझे फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, और ये हेडिंग 2 का मुझे स्टाइल रखना है फॉन्ट साइज 50 पिक्सल। इसका मुझे कलर रखना है
ऑरेंज, और इसका मुझे कलर रखना है ब्लू, इस तरीके से, ठीक है। इसके ऊपर मैं कुछ बॉर्डर वगैरह भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ बॉर्डर सॉलिड 3 पिक्सल रेड, ठीक है। और इसके ऊपर मैं बॉर्डर रखता हूँ बॉर्डर सॉलिड 3 पिक्सल, ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी, हेडिंग 1, उसके ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई किया, फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, कलर ऑरेंज, बॉर्डर सॉलिड 3 पिक्सल और ऑरेंज, ठीक है। और इसी तरीके से जो हेडिंग 2 है मेरी, उसके ऊपर मैंने स्टाइल अप्लाई किया, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, कलर ब्लू, बॉर्डर सॉलिड 3 पिक्सल और ब्लू, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे जाके पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है उसका, उसके अंदर मेरा आ गया फॉन्ट साइज 100 पिक्सल, बॉर्डर आ गया ऑरेंज और कलर भी आ गया ऑरेंज। इसी तरीके से जो मेरी सेकंड हेडिंग है, उसके अंदर मेरा ये फॉन्ट साइज मेरा 50 पिक्सल आ गया और कलर ब्लू आ गया और बॉर्डर कलर भी ब्लू आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि सेम स्टाइल को मैं क्लास 6.html के अंदर भी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास दो फाइल्स हैं, क्लास 6.html और क्लास 6 inner.html, और ये इन दोनों फाइल्स के ऊपर हमने कहीं पे भी स्टाइल अप्लाई नहीं किया, ठीक है। ना इस फाइल के ऊपर अप्लाई किया और ना हमने इस फाइल के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है। स्टाइल हमने अप्लाई किया है अपनी CSS की फाइल के अंदर, और ये CSS की फाइल लिंक हुई हुई है हमारी इन दोनों फाइल्स के अंदर, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों फाइल्स के अंदर हमारे पास ये स्टाइल अप्लाई हो रहा है। और अगर मैं सिर्फ एक CSS की फाइल के अंदर मैं चेंज करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 100 पिक्सल के बजाय मैं कर देता हूँ यहाँ पे 20 पिक्सल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 40 पिक्सल, और इसका मैं कलर कर देता हूँ सियान, और इसका मैं कलर कर देता हूँ रेड, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ एक फाइल के अंदर मैंने चेंज किया है style.css के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे इन दोनों पेजेस को रिफ्रेश करूंगा, तो आप ये देखेंगे कि दोनों पेजेस के ऊपर ये स्टाइल मेरा अप्लाई हो गया, ठीक है। देख रहे हैं, ये क्लास 6.html और ये मेरी आ रही है क्लास 6 inner.html, ठीक है। तो इन दोनों फाइल्स के ऊपर मेरी CSS अप्लाई हो गई। तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे 100 फाइल्स हैं, और 100 फाइल्स के ऊपर आपने ये हेडिंग की स्टाइल्स आपने अप्लाई किए हैं, तो 100 फाइल्स के अंदर आपको अलग अलग CSS कॉपी नहीं करनी पड़ेगी। आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि एक फाइल बना के उन 100 फाइल्स को एक ही फाइल से आप लिंक कर दें, तो आपकी CSS एक ही फाइल से मेंटेन हो रही होगी, जो कि बहुत ईजिली आप स्केल कर सकते हैं, आप इजीली मैनेज कर सकते हैं अपने CSS को, ठीक है। इसके अंदर कुछ पूछना है अभी तक? नहीं, अभी तो नहीं पूछना। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना, जी। ठीक है। मैं ये पूछ रही थी कि जो हम वेबसाइट बनाते हैं वो पूरी क्या इसी पे HTML का अगर हम टाइपिंग करेंगे तो वो वेबसाइट इसी पे बनती है? जी हाँ, पूरी वेबसाइट इसी पे बनती है, स्टैटिक वेबसाइट्स। फिर उसके बाद जब वो डायनेमिक होती हैं, मतलब वो जब डेटाबेस से लिंक होती है, तो उसके अंदर दूसरी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन जो फ्रंट एंड है वो पूरा आपका HTML और CSS से ही बनता है। अच्छा, ठीक। जी, ठीक है। मतलब किसी भी वेबसाइट को आपको UI उसकी कन्वर्ट करने के लिए वो आपको HTML CSS के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं होती है आपके पास, वो आपको HTMल और CSS ही लिखनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपसे शेयर करूंगा, तो इसकी प्रैक्टिस करते रहें, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं दोबारा कल, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।